हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारी सीरीज का 5वां दिन है और जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम रिलेवेंट में भी है। प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस समय आप देख रहे होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक। अब रेजिग्नेशन के बाद, और ये सब विद इन 1 मंथ में हुआ है और जो न्यूज में है वो एग्जाम में आने के चांसेस है। तो प्रेसिडेंट इन्होंने रिजाइन दिया। दूसरा, अब इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसलिए ये सब चीजें न्यूज में हैं। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ठीक। यहाँ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और प्रेसिडेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो हम उसमें वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। और अभी हम इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाएंगे कि शॉर्ट्स के थ्रू ही बेसिस को करेंगे कवर कि कैसे प्रेसिडेंट की चीजें आती हैं। बहुत जल्दी ये शॉर्ट्स आने वाली हैं, तो आप उनको देख करके भी आप अपना ये स्टैटिक जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसको कवर कर सकते हैं। चलिए फिर आज शुरू करते हैं। आज का अपना शुरू करते हैं सीरीज प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमारा ये इनिशिएटिव है। ठीक है, एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी। और एक चीज और बताऊंगा, जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं ये वीडियो केवल उनके लिए ही नहीं, ये 2026 में देने वाले हैं, 27 में देने वाले हैं, आप कभी भी देने वाले हैं। आप एनडीए सीडीएस कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो आप पॉलिटी पढ़ना चाह रहे हैं, पॉलिटी कवर करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है ना। आप यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। और मैं आपको ये देखिए क्रिप्स नोट दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे, वैसे भी पढ़ता नहीं है जल्दी कोई, मोटी बुक है वो, इसमें प्रेसिडेंट उस बुक में इसको लगभग 15 से 20 पेजेस में किया गया और मैं आपको इसको क्रिप्स करके 3 पेजेस में निपटा के दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये खासियत है हमारे नोट्स की और इसी नोट्स को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपको पढ़ाएंगे भी। तो ये चीज कहीं दे कोई नहीं रहा है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि ये वीडियो सबके लिए, जो भी इसे देख रहा है, तैयारी कर रहा है डिफेंस की, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेसिडेंट जैसा आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट कि क्या होता है, कैसे प्रेसिडेंट की पावर होती है, लेकिन आज हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे और प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है, उसके पास क्या पावर होती है, रियलिटी में वो पावरफुल होता है कि नहीं होता है, रियल पावर किसके पास होती है, ये सब चीजें देखेंगे हम। उसका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है। और इलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये जो जो थोड़ी थोड़ी चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सब चीजों को हम कवर करेंगे आज। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज को क्लियर कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू आप चीजों को और बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, स्टेटमेंट में रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट रख दिया, वाइस प्रेसिडेंट दे दिया और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल दे दिया, लेकिन ये जनरली लोग कंसाइडर नहीं करते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। तो प्रेसिडेंट भी आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत लोग नहीं मानते हैं, मतलब उनको याद नहीं रहता है। तो याद रखिएगा कि जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होगी तो उसमें 4-5 लोग आएंगे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनकी काउंसिल आएगी, 2 हो गए। अटॉर्नी जनरल 3 हो गए, वाइस प्रेसिडेंट 4 हो गए और प्रेसिडेंट 5 हो गए। तो ये 5 लोग जरूर आएंगे जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के 5 पार्ट हैं। ठीक है। और प्रेसिडेंट इसमें सबसे टॉप पे है। ठीक है, सबसे टॉप पे है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम प्रेसिडेंट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वही है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से किस किस आर्टिकल में, किस पार्ट में इनके बारे में बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये किसमें 52 से 78 में जितने भी प्रोविजन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो इसी में दिया गया है, इसी में उसकी पावर है सारी, और सारे इसके इलेक्शन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ इसी में ही है। और ये पार्ट कौन से हैं हमारे, पार्ट 5 में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया हैज बीन इंचार्ज एज द, अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जैसे कमांडर इन चीफ,
जो इंडियन आर्म फोर्सेस का होता है, तो वो क्या कर देगा, वो सीडीएस को कह देगा कि वो कमांड करता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कहेगा आपसे, कमांडर इन चीफ जो है वो प्रेसिडेंट की जगह कह देगा सीडीएस है, मतलब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है कह देगा वो कमांड करते हैं तीनों आर्म फोर्सेस को। तो आपको याद रखना है कि जो ये कमांडर इन चीफ की पावर है, ये कमांडर इन चीफ की पावर किसके पास है, कमांडर इन चीफ की पावर है, कमांडर इन चीफ की पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। क्वेश्चन इस तरीके से घूम सकता है, इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नॉमिनल एंड डी ज्यूर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, देखिए इस नॉमिनल का मतलब ये है कि बस ये नाम के हैं, मतलब प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर है, मतलब जितनी भी, अभी देखिए मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पर, ये देखिए जब पावर्स हम पढ़ेंगे, ये इम्यूनिटीज इनकी हैं, ये पावर है, तो इसमें देखिए ये है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब मोदी जी जितने भी एक्शंस ले रहे हैं, ठीक, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एक्शन ले रही है, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी एक्शन ले रही है वो फॉर्मली इनके नाम से लिए जा रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रियली में पावर किसके पास है, पावर प्रेसिडेंट के अंदर ही है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है, इस पावर का इस्तेमाल वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करता है अदर लोगों के साथ जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वही चीज यहां पर है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है केवल, मतलब नाम के हैं भाई, नाम के हैं ये, क्योंकि इनकी पावर का इस्तेमाल दरअसल ये लोग कर रहे हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये रियल एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। नॉमिनल और रियल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कंफ्यूजन को आप लोग दूर करके रखिएगा, ठीक है ना, कि नॉमिनल मतलब नाम का, तो वो नाम की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जब हम आएंगे तो पावर पे बात करेंगे हम कि क्या क्या पावर होती हैं, ठीक है, अभी बहुत सी चीजें इसमें बात करनी है हमें। तो याद रखिएगा कि कमांडर इन चीफ होता है, नॉमिनल हेड होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, नॉमिनल होगा, रियल कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल होगी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, फर्स्ट सिटीजन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले सिटीजन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग हैं और हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, ठीक, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हमने इनके देख लिया भाई, इनकी क्या स्टेटस है इंडिया में, सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन है, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, सारे जो एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं सब इनके नाम से लिए जाते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड हैं और कमांडर इन चीफ है, हमने ये सब तो देख लिया। अब ऐसी अगर पोस्ट है तो उसका इलेक्शन भी होता है, तो इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो मैंने देखिए इसको इन्फोग्राफिक के थ्रू कवर कर दिया है। तो क्या है इलेक्शन का, क्या है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन दरअसल एक कोलोजियम के थ्रू होता है, ये इलेक्टोरल कोलोजियम इसे कहते हैं। अब इस इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से दिखे वीडियो में। इट हाँ ये रहा। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इस कॉलेज में होते क्या है, ये कॉलेज में बहुत से मेंबर होते हैं, मतलब एमपीज होंगे, एमएलएज होंगे, उनको मिला करके ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। यही इलेक्टोरल कॉलेज वोट करेगा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं, तो वो होते हैं एमपीज, एमपीज ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये 233 इसमें होते हैं और 543 इसमें होते हैं। बाकी इनके अलावा जो स्टेट में एमएलएज होते हैं, मतलब जो विधायक होते हैं, तो विधायक भी होंगे, ठीक, विधायक भी लेंगे ऑल स्टेट के। साथ में जहां ट्राइब आपसे कर सकता है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आपसे करेगा, आप में उतना डीप तो पूछेगा नहीं, तो क्या कह देगा, स्टेट के सभी तो करेगा लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो लोग नहीं करेंगे, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये लोग भी कर सकते हैं। और इसको जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोविजन दिल्ली एंड जो पुडुचेरी के मेंबर हैं इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पावर दी, मतलब वोट करने की पावर दी है, वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी गई है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी होते हैं, ऑल स्टेट के एमएलएज भी होते हैं, साथ में यूटी जो दिल्ली और पुडुचेरी यूनिटी है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मेंबर भी वोट कर सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर तो करेंगे। बाकी जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर को भी यही नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, और यही मेंबर राज्यसभा के और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ये सारे वोट नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, तो कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं इसको याद रखिएगा। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कौन नहीं कर सकते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, क्योंकि कई स्टेट में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें डिफरेंस है। हर जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा सेंटर पे है, मतलब पार्लियामेंट में है, उसी तरह कई स्टेट में, ऑलमोस्ट इस समय 7 स्टेट्स में है, ठीक है। तो वहां पे भी बाई कैमरलिज्म चलता है, जैसा मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बाई कैमरलिज्म है। और बाई कैमरलिज्म हमने जहां से लिया है कमेंट करके मुझे बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मैंने बताया था, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है, 7 स्टेट में थे, तो उसमें जिस हिसाब से यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा सेंटर पे है उस हिसाब से कई स्टेट में 2 हाउसेज हैं। पहला हाउस क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी के मेंबर को एमएलसी कहते हैं, ठीक। इन्हीं के मेंबर को क्या कहते हैं, एमएलएज। समझ में आ गया ना। तो एमएलएज जो होंगे वो तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, लेकिन एमएलसीज नहीं दे सकते हैं, ठीक। ये बात याद रहेगी। आगे बढ़े, सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी वैल्यू ऑफ वोट ये याद रखना है, इनके वोट की वैल्यू क्या है। तो याद रखिएगा, नॉट ऑल वोट कैरी द इक्वल वोट वेटेज, मतलब जितने भी लोग जो वोट डालते हैं, जैसे हर एक मेंबर वोट डाल रहा है तो वो इक्वल वेटेज नहीं रखता है, हर एक, जैसे एमपीज का वोट की वैल्यू अलग होगी, एमएलएस की अलग होगी, और विथ इन हर एक स्टेट में हर एक स्टेट के एमएलएस की अलग अलग वोट वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो एमपीज होते हैं, इसमें जो राज्यसभा लोकसभा इनमें एमपीज होते हैं, इनकी वोट वैल्यू, मतलब एक एमएलए एमपी की वोट वैल्यू क्या है, 708 वोट के बराबर है। मतलब एक एमपी जब वोट करेगा तो उसका वोट 708 वोट माना जाएगा, ठीक है। इसी को याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी एमएलएस की वोट डिफर करते हैं कि उनकी वोट की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड किस पे करते हैं, स्टेट की पॉपुलेशन पे, मेंबर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे, ठीक है, वहां पे कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। द वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है ना कि किस स्टेट के जो मेंबर हैं या जो एमएलएस हैं उनकी वोट वैल्यू ज्यादा है, तो भाई उत्तर प्रदेश वाले जान जाएं कि उनके एमएलएस की वोट वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, तो इसे याद रखिएगा। केरला की 152 है, सिक्किम की 7 है, ठीक, इतना याद रखिएगा। तो कंबाइंड वैल्यू है ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत देखिएगा, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। बाकी जो वोट की वैल्यू एमएलएज एंड एमपीज की पड़ती है ये अलग अलग होती है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये आपको रीड कर लेना, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे वोटिंग होती है, ठीक है। ये आपको दे दूंगा मैं पीडीएफ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप आगे चलते हैं, जूम हटाते हैं थोड़ा सा, हाँ आ गया। ऑल डाउट्स सॉरी, जुकाम है। ऑल डाउट्स एंड द डिस्प्यूट्स, मतलब इनके इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं प्रेसिडेंट के, और कुछ उस पे इंक्वायरी होगी, तो कुछ भी ये सब डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में मैं कल पढ़ भी चुका हूं। तो उसका वो जो डिसाइड करेगा वो डिसीजन फाइनल होगा, मतलब इनके इलेक्शन पे कोई अगर प्रश्न चिन्ह लग गया, कोई बात उठ गई, तो उन सब चीजों को कौन निर्णय करेगा, कौन डिस्प्यूट्स को हटाएगा, कौन उसके डाउट्स को सॉल्व करेगा, सॉरी, ये सब करेंगे प्रेसिडेंट, करेंगे, सॉरी, प्रेसिडेंट की डिस्प्यूट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड, मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, मतलब कहने का ये है कि कल को कोई उठ करके प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन हो रहा है तो इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में कि भाई जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब जो मैंने अभी क्यों बताया ना इलेक्टोरल कॉलेज, वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं, और एमएलए हैं स्टेट के, और नेशनल जो कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है और पुडुचेरी है, इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। तो कह रहा है कि अगर ये जो
इलेक्टोरल कॉलेज है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनमें से किसी में सीट खाली है, मतलब कोई या तो कह दे कि कोई मेंबर ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, या कोई कुछ ने कर दिया, या कोई भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस केसेस में भी इलेक्टोरल कॉलेज अगर कोई इनकम्प्लीट है, तो इस केसेस में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है ना। ये बात पहले कह दी गई, तो ये बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। आगे, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाई, भाई अब जब ओथ होती है, इलेक्शन इनका हो गया, मान लीजिए अब इलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन के बाद इनको शपथ दिलाई जाएगी, तो शपथ कौन कराएगा, तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो कौन कराएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कराएगा ओथ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कौन ओथ कराएगा। तो क्या हमने देखा कि ओथ कौन कराता है, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है ये याद रखिएगा, कौन नहीं होता है ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन नहीं होता है ये भी याद रखिएगा, कौन होता है कौन नहीं होता है ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। फिर और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि चेस किस फॉर्मूले पे होता है, तो ये फॉर्मूला आपके बगल में, इसी इंफोग्राफिक के बगल में फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक ये फैक्ट याद रखिएगा कि यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा हर एक स्टेट से ज्यादा है, और जो सबसे कम है उस स्टेट को देख लीजिएगा आप। हमने ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी हेड है कि नहीं है, नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव है का नॉमिनल हेड है, ये कमांडर इन चीफ है, ये चीजें देख लीजिएगा, कौन से प्रोविजन में आर्टिकल में जाता है ये देख लीजिएगा। तो ये रिवाइज हो गया, ठीक है, ओथ कौन दिला रहा है ये हो गया। अब आता है भाई, कोई मेंबर बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी क्या है, तो एक क्वालिफिकेशन भी इस इन्फोग्राफ के थ्रू देख लीजिए। तो वो सिटीजन होना चाहिए, जाहिर सी बात है भाई, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, तभी तो प्रेसिडेंट बनेगा। और उसकी एज 35 होनी चाहिए, 35। मोस्टली तो बुजुर्ग ही बनते हैं भाई, ये तो वैसे ही है, अब एक सील लगा रखी गई है। शुड बी द एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, अब याद रखिएगा वो लोकसभा के मेंबर के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे कहेंगे कि एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ द राज्यसभा के लिए, ठीक है। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, मैं आपको जब पार्लियामेंट कवर करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मेनली सेंस होता है, ठीक है ना। हम वहां पे डीप से करेंगे इसको, हम वहां इसको डीप से करेंगे, ठीक है ना, डीप से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अब एक चीज ये भी आती है भाई, इनके ऑफिस की कंडीशन क्या, जैसे हमने उनकी ऑफिस की कंडीशन देखी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वैसे इनकी ऑफिस की कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं, पहला ये, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, अगर उसे अपॉइंट करना है, मतलब उसका इलेक्शन करना है, कोई मेंबर चाहता है कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन, तो इलेक्ट होने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए ये होता है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो पार्लियामेंट में, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। कंडीशन इसके इलेक्शन के कैंडिडेचर के लिए ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जब कंडीशन हमने सर्विस की देख ली, उसकी ओथ कौन कराता है ये देख लिया, इलेक्शन कैसे होता है ये देख लिया, पावर देख रहा है। अब हम ये देखेंगे कि इनको क्या क्या इंटाइटलमेंट मिलता है, ठीक है ना। इंटाइटलमेंट भी देखेंगे कि क्या इनके इंटाइटलमेंट, मतलब भाई अगर प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सुविधाएं होंगी, कुछ ना कुछ तो चीजें मिल रही होंगी, तो हाँ बिल्कुल मिलती है। इनको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है जिसके नाम जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपति भवन के नाम से। और एक चीज याद रखिए, इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट देना नहीं पड़ता है। रिसीव सच इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, जो डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। कल भी उस दिन मैंने बताया था कि क्या करेगा आपसे, इनके इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस कौन डिसाइड करता है, ये पीएम लिख देगा। इसी तरीके से चेंज करेगा कि डिटरमाइन कौन करता है, यहाँ ओथ वाला है तो ओथ वाले में क्या करेगा कि इनकी ओथ कौन दिलाता है, तो कह देगा प्रेसिडेंट की ओथ दिलाते हैं, कहाँ गया ओथ, ये रहा ओथ, सॉरी ये रहा ओथ, ये ओथ, ओथ। तो इनकी ओथ कौन दिलाता है, यहाँ पे चीफ जस्टिस है, तो कह देगा चीफ जस्टिस नहीं, इनकी ओथ दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीजें बारीक है, आप लोग ज्यादा देखते नहीं हो, तो इसलिए आपके लिए ये ज्यादा टफ हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्यूनिटीज हैं इनको याद रखिएगा, मतलब
अब अगर इनको कुछ इंटाइटलमेंट मिल रहे हैं तो इनको कुछ इम्यूनिटीज भी मिल रही है। इम्यूनिटीज मतलब इन सेंस इन्हें कुछ छूट मिल रही है, छूट मिल रही है, मतलब कुछ कई केसेस में, कई क्राइम के केसेस में इन्हें छूट मिलती है। इंजॉय द पर्सनल इम्यूनिटीज फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज और हर ऑफिशियल एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल एक्ट की, कोई भी ऑफिशियल एक्ट करेगा तो उसके लिए इनको, उनके ऊपर लीगली कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इनके नाम पे जो भी ऑफिशियल काम किया जाएगा उसके नाम पे, कल को इनके नाम पे कोई काम किया गया और पता चला कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट पे ही केस कर दिया गया, प्रेसिडेंट पे ही लीगल एक्शन शुरू कर दिया गया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, तो ये नहीं होगा। इसकी इन्हें इम्यूनिटीज मिलती है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंस के इम्यून फ्रॉम एनी, अपने टर्म ऑफ द ऑफिस में प्रेसिडेंट जब तक वो ऑफिस में है वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन द उसके पर्सनल एक्ट, मतलब इन्होंने पर्सनली जब ये ऑफिस में है उसी दौरान अगर इन्होंने कुछ कर दिया, मान लो मर्डर कर दिया या कुछ हो गया इनसे, ये मान लो एलिगेशन ही लग गया, तब भी इनके ऊपर ये केसेस नहीं चलेंगे। इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या है, छूट है। फिर सिविल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग जैसे मान लो सिविल केसेस का मतलब होता है कि मैरिटल कुछ इशू आ गया, ठीक, डाइवोर्स का केस आ गया या कोई ऐसा केस आ गया या अदर जो सिविल केसेस आते हैं वो आ गया, तो वो भी इनके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। इन हर पर्सनल एक्ट ऑल्सो, ठीक, पर्सनल एक्ट में सिविल केसेस तो पर्सनल एक्ट के ही होंगे, उसमें भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि उसे शुरू किया जा सकता है विथ 2 मंथ नोटिस। अगर इन्हें 2 मंथ का नोटिस देंगे तो हम शुरू कर सकते हैं। ठीक, इस चीज याद रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आज हील क्यों रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाइल इन सर्विस इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। बाकी टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑफिस है, ये भी याद रखिएगा क्या है, प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर, 5 ईयर के लिए ऑफिस में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या, ही होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड द, अगर मान लीजिए ऑफिस इनका टर्म खत्म हो गया लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, इनका सक्सेसर नहीं आया है, तब तक ये, अगर टर्म खत्म भी हो गया इनका 5 ईयर का, तब भी ये खाली नहीं करेंगे अगर इनका सक्सेसर का इलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है ना, सक्सेसर के लिए इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये खाली नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पर होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ द 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम द चार्ज ऑफ द ऑफिस। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन, अब रिजाइन किसे देंगे रेजिग्नेशन, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पार्लियामेंट कर देगा। इन चीजों से बचना है आपको कि कहाँ पे चीजें हो रही हैं नहीं हो रही, इन चीजों को बचना है। ठीक है ना, इन चीजों से बचना है कि पार्लियामेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और बियॉन्ड 5 ईयर टर्म में भी ऑफिस में रह सकते हैं अगर ये, इनका जो सक्सेसर है वो अज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अब हमने देख लिया कि इनके पास क्या इनको सुविधा मिलती है, इनकी ऑफिस के टर्म क्या है, कंडीशंस क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या इन्हें हटाया जा सकता है, बिल्कुल इन्हें हटाया जा सकता है और उस हटाने के प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। कल हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट पढ़ा था और हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट पढ़ा था, उसके प्रोसेस को देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है और वो जानना चाहते हैं, वो एग्जाम रिलेवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट। क्यों, अभी जो दिल्ली के जज थे हाई कोर्ट के, उनका इम्पीचमेंट मोशन ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया गया बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको अब इम्पीच किया जा रहा है और किस केसेस में किया जा रहा है, आपने नाम सुना होगा, कोई कुमार है। ठीक है, तो आप उनको देखिएगा, इसलिए ये न्यूज में है, इसलिए इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत न्यूज में है, 1 महीने से न्यूज में ही है, इनके अगेंस्ट से मोशन पास हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी इम्पीच के लगभग करीब में ही है, तो इसलिए इसको कवर कर लीजिएगा, तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और ग्राउंड क्या है, किस बेसिस पे इन्हें हटाया जा सकता है, मतलब इम्पीचमेंट किया जा सकता है इनका, तो वो बेसिस क्या है, वो बेसिस है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे तब इनको इम्पीच किया सकता है। अच्छा, इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, एक बार उस प्रोसेस को देख लेते हैं हम। तो ये रहा प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। पहले क्या होगा, पहले हाउस में रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, किसी भी हाउस में एक रेजोल्यूशन आएगा, जैसे मैंने जजेस के बताया था कि एक मोशन निकाला जाएगा, लोकसभा में उस मोशन को 100 मेंबर साइन करेंगे। ठीक, राज्यसभा में
उसे 50 मेंबर साइन कर देंगे तो वो मोशन पास हो जाएगा। फिर वो मोशन जाएगा स्पीकर और किसके पास, चेयरमैन के पास। ये मैं आपको जजेस का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चेयरमैन फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंक्वायरी कमेटी बना देंगे। ठीक, कल ये सब बताया मैंने इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, जब ये प्रोसेसिंग न्यूज में है, एक जज का इंपीचमेंट हो रहा है इस समय, 1 महीने से न्यूज चल रही है, तो ये प्रोसेसिंग न्यूज में है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप जाके वीडियो देखिए, पढ़िए इसको, ठीक है, आगे की चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में है। तो रिजोल्यूशन इम्पीचमेंट पास हो जाएगा, एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर जब इनिशिएट जिस हाउस में किया जाएगा वहां पे 1/4 मेंबर के थ्रू इसे साइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 मेंबर दिखाया गया है राज्यसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में 50, वैसे ही वहां पे जिस भी हाउस में हो, किसी भी हाउस में, वहां के 1/4 मेंबर के थ्रू ये साइन होना चाहिए। और 14 डे जब ये रेजोल्यूशन आएगा, उसी के 14 डे के विथ इन 40 डे में उन्हें क्या करना है, नोटिस देनी है। किसको, प्रेसिडेंट को नोटिस देनी है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को नोटिस देनी है, ठीक है, 14 डे की नोटिस देनी है, एडवांस नोटिस देनी है प्रेसिडेंट को, ये सब चीजें शुरू करने से पहले, ठीक है। द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई द 2/3 मेजोरिटी। अब ये प्रोसेस क्या है कि ये जो रेजोल्यूशन आया, यहाँ तो अभी साइन करेंगे, साइन कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उससे पहले 14 का नोटिस देना है। अब रेजोल्यूशन मान लो पास हो गया, मतलब रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, साइन हो गया, अब रेजोल्यूशन हाउस में आएगा। हाउस में अगर ये 2/3 मेजोरिटी से ये पास हो गया, ठीक है ना, तो ये कहाँ जाएगा, तब ये पास मान लिया जाएगा। अब पास मान लिया जाएगा तो इफ एक हाउस में ये पास हो गया तो ये दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, दूसरे हाउस में भी ये पास हो गया तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करता है। तो क्या प्रोसेस है, पहले रेजोल्यूशन आएगा, कोई भी हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई भी हाउस उसको इंट्रोड्यूस करेगा, रेजोल्यूशन उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, ठीक, साइन कर देंगे तो फिर इसको पास के लिए लगाया जाएगा, मतलब इसे वोटिंग के लिए रखा जाएगा। और जब वोटिंग में 2/3 मेंबर वोट कर देंगे उसी हाउस के, तो क्या होगा, पास मान लिया जाएगा। फिर ये नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, नेक्स्ट हाउस में भी 2/3 मेंबर से पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। अब वैकेंसी कब हो सकती है, मतलब कब हम मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, खाली है, कब कब हो सकती है, ये देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, इजी है, ठीक है ना, इजी है ये। पहला क्या है, अगर टर्म एक्सपायर हो गया, दूसरा क्या है, या तो उनकी डेथ हो जाए या रिजिग्नेशन दे दे। तो रिजिग्नेशन किसको देंगे, रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। और ऑन इज रिमूव बाय द इम्पीचमेंट, या फिर इम्पीचमेंट कर दिया जाए तब ये हट जाए। तो इम्पीचमेंट हटेंगे, रेजिग्नेशन हटेंगे, डेथ हटेंगे, तो टर्म एक्सपायर होगा। तो इन 4 चीजों से ही हटेंगे, ठीक है ना। आगे व्हेन द वैकेंसी, अब एक वैकेंसी से रिलेटेड कई सारे ट्रैप्स होते हैं जो आपको आप पे डाले जा सकते हैं। उस ट्रैप से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो देखिए हमने यहाँ पे डाल के रखा है ये पॉइंट्स में, ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा कि वैकेंसी कैसे होता है, ये तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन वो उसके जो ट्रैप्स हैं उसी को देखना जरूरी है। पहला क्या है, वैकेंसी इज कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट। अगर वैकेंसी खाली हुई है, मतलब अगर पोस्ट खाली हुई है एक्सपायरेशन से, मतलब एक्सपायरेशन मतलब उनका जो 5 साल का टर्म है वो खत्म हो गया, अगर उस वजह से वैकेंसी आई है, भाई इनका साल खत्म हो गया, ईयर खत्म हो गया, अभी इनका समय खत्म, मतलब रिटायर हो गए ये, ठीक, तब तो वैकेंसी खाली हो जाएगी उस पोस्ट के लिए। उस केस में क्या होगा, इलेक्शन कराया जाएगा टू सच फिल वैकेंसी एंड मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक, तो इसमें इलेक्शन से पहले करना चाहिए। लेकिन अगर वैकेंसी कॉस्ट कई हो जाए बाई रेजिग्नेशन या रिमूव कर दिया जाए, मतलब इम्पीच किया जाए या डेथ हो जाए, तो इस केस में प्रेसिडेंट अब रहे नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट अब रहे नहीं है। एक केस में खाली इलेक्शन की बात हो रही है और वो चीज होती है कि एक्सपायरेशन हो जाए, इस केस में तो वो कंटिन्यू करके रखेंगे। मतलब मैंने बताया था ना, अगर उनका टर्म एक्सपायर हो जा रहा है, देखो मैंने बोला ना कि जहां मैंने टर्म दिखाया था वहां मैंने देखो ये लिखा था कि 5 साल का तो इनका टर्म है, लेकिन अगर इनकी सक्सेसर ने ऑफिस को नहीं संभाला, ये देखिए सक्सेसर ने अगर ऑफिस को नहीं संभाला है, अज्यूम नहीं किया चार्ज को, तो ये बियॉन्ड द 5 ईयर चार्ज कर सकते हैं, तो चार्ज ले सकते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज होगी, अगर इनके जो सक्सेसर है अगर नहीं आए, तो इनका टर्म कंप्लीट हो गया, तो ये चार्ज संभाल के रखेंगे, मतलब ये बियॉन्ड द टर्म काम करेंगे। लेकिन
उसी समय में वैकेंसी फिल करनी होगी, इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन अगर टर्म नहीं कंप्लीट हो रहा है, उसकी जगह रिजिग्नेशन से हो रहा है, रिमूवल से हो रहा है, डेथ के थ्रू वैकेंसी खाली हो रही है, ये बताया ना मैंने, ये देखिए ये तरीके होते हैं वैकेंसी आने के। तो एक्सपायरेशन को छोड़ करके बाकी इनमें से कोई भी होगा, डेथ या रिजिग्नेशन, इम्पीचमेंट के थ्रू इनमें से कोई भी होगा, तो क्या होगा, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट का, इनमें से कोई भी होगा तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जारी नहीं रखेगा। इसमें क्या होगा, ये अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही इसलिए है, अगर ये सारे केस हैं, रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ, इवन मान लो कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट चले जाएं कहीं बाहर, या वो सिक हो गए या किसी वजह से हो गए, तब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो एज अ प्रेसिडेंट सर्विस देंगे। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट सर्विस देंगे तो वो जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा, राज्यसभा के, सॉरी, उस चेयरमैन की पोस्ट को नहीं संभालेंगे। और ये सारे जब ये प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो इनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और जो प्रिविलेजेस होंगे, अलाउंसेस होंगे, वो सब उन्हीं के ही मिलेंगे, ठीक है ना। एन इलेक्शन टू फिल सच वैकेंसी, मतलब ये रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ के थ्रू जो वैकेंसी आती है, शुड बी विद इन द 6 मंथ पीरियड। तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दे रहा है। अगर एक्सपायरेशन टर्म हो रहा है, मतलब टर्म अगर एक्सपायर हो रहा है, उसके थ्रू वैकेंसी आ रही है, तो कोई पीरियड नहीं दे रहा है कि इतने पीरियड में आपको इलेक्शन करवा लेने हैं। ये ट्रैप है, देख लीजिए किस केस में वो एक टेन्योर दे रहा है, किसी टेन्योर में आपको इलेक्शन कराना है। ये रेजिग्नेशन, जब वैकेंसी खाली होगी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ के थ्रू खाली होगी, तब तो आपको 6 मंथ के अंदर ही अंदर विथ इन ही आपको इलेक्शन करवा लेना है वैकेंसी फिल करने के लिए। और अगर रेजिग्नेशन से हो रही है, मतलब एक्सपायरेशन ऑफ टर्म से हो रही है, सॉरी, आपके लिए कोई एक फिक्स टर्म नहीं दिया गया, ईयर नहीं दिया गया, इतने मंथ में आपको कराना है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। बाकी एक चीज ये याद रखिएगा, एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और चीज हम देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन ऑल ऑफ द केसेस, अबव केसेस, इन केस ऑफ द वाइस द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वही जो मैंने आपको कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट है, जैसे अभी इस समय हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है, वैकेंट है, और इसी समय क्या कर दे, जो प्रेसिडेंट हैं वो रिजाइन कर दें। तो भाई जब प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो, ये आज की कंडीशन है क्योंकि आज वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा, तो भाई कंडीशन ये होगी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे, वो फुलफिल करेंगे इस ड्यूटी को, प्रेसिडेंट, मतलब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कौन प्रेसिडेंट बनेगा इस कंडीशन में, सीजीआई कब बन जाएंगे, जब वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, जैसा कंडीशन अभी है। तो अभी अगर ऐसी चीजें होती तो सीजीआई प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया या ऑफिस का खाली हो गया, तो सीजीआई बनेंगे, ठीक है। एंड देन अगर ये भी ऑफिस खाली है, मतलब सीजीआई भी नहीं है, तो कौन बनेगा, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनेगा। कौन बनेंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आएंगे इनकी पावर एंड फंक्शंस पे आएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब एक एक करके हम उसको देखेंगे, ठीक है, चलें कंटिन्यू करें, कोई रेस कर लेते हैं, आज हील बहुत रहा है ये। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन एंड पावर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था, वहां एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर भी तो इसके पास होती है ना। सारे एग्जीक्यूटिव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होंगे वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, इसी के नाम पे लिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है, नंबर 2 बात ये है कि ये रूल्स बना सकता है, मतलब जो प्रेसिडेंट होंगे वो रूल्स बना सकते हैं, किसके लिए, फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है उनके लिए, उनका बिजनेस जो है गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, तो उसके लिए ये रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये रूल्स बना सकते हैं, ठीक, ये बात याद रहेगी, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और उनके बीच में ड्यूटीज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, चौथा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये अपॉइंट करेंगे, किसको, प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किसे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को।
और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किसे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को करेंगे। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर जिसे कहेगा उसे मिनिस्टर्स बना देंगे, तो ये इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाएगी, ठीक है। तो एंड अदर मिनिस्टर एंड दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग देयर प्लेजर्स। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है ना। अदर अदर अपॉइंटमेंट कौन कौन से करते हैं, तो जो गवर्नर स्टेट के होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। अदर अदर स्टेट के गवर्नर्स देखते होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मैंने आपको दिखाया है अभी। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कैग है, वो भी इनका भी इलेक्शन, इनका सॉरी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। देखिए ये सब करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले ही हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। डिसीजन भी वही लेते हैं कि कौन बनेगा कैग और कौन बनेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब काम खाली होते हैं नाम के प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक। नाम के प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं बस, बाकी सारी चीजें वही लोग डिसाइड करते हैं, ठीक। इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके जो चेयरमैन है, उसके जो मेंबर्स हैं, वो कौन अपॉइंट कर रहा है, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, ठीक है ना। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, एक बार रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा वो हाईलाइट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई, सारे नाम इनके नाम पे लिए जाते हैं, मेंबर सारे एक्शन के नाम पे लिए जाते हैं। ये रूल बना सकती हैं, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करती है, काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करती हैं, गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर, कैग, इन सबको अपॉइंट करती हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती हैं, एवरी 5 ईयर में ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती हैं। और आप पे इस बार क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इस बार फाइनेंस कमीशन को जो आपका 16th फाइनेंस कमीशन है उसे अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है ना, उसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक। जो और किसे अपॉइंट करती हैं, कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कैंडिडेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो कौन करता है, ये आपसे कह देंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, ये करते हैं गवर्नर स्टेट के, वहां के लोग, या किसी और का नाम दे दिया, पीएम कह देगा या पार्लियामेंट कह देगा, तो आप कंफ्यूज यहीं पे हो जाओगे, ठीक है ना। इसको देखिएगा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन को उठाएंगे, साथ में इंटर स्टेट काउंसिल भी अपॉइंट करेंगे। इनके अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा किस किस को अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव में बहुत सी चीजें यही हैं, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर को अपॉइंट करेंगे और इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन के भी अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना। और डायरेक्टली जो यूटीज होती हैं, यूनियन टेरिटरी देखा होगा आपने, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार है, तो उसके जो यूटीज होते हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इनके द्वारा, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही सारी चीजें वो लोग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू ही वो सारी चीजें करते हैं, इसी को याद रखिएगा। ये हो गया, चलिए आपका एग्जीक्यूटिव वाला पावर हो गया। अब हम आएंगे लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि लॉ मेकिंग जितनी पावर, जी हाँ, प्रेसिडेंट भले एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, अभी हमने देखा ना यहाँ कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ये है ना टॉप पे, स्टिल वो इंटीग्रल पार्ट है लॉ मेकिंग के, मतलब पार्लियामेंट के भी इंटीग्रल पार्ट है। ये देखिए लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं कि नहीं है, तो आप सोचोगे वो तो एग्जीक्यूटिव के हैं, तो पार्लियामेंट के पार्ट कैसे हो सकते हैं, नहीं, वो पार्लियामेंट के भी पार्ट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब इनकी लॉ मेकिंग की और कौन सी पावर है जो लॉ मेकिंग के प्रोसेस को इंपैक्ट करती है, जिसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो पहला जो संसद होती है हमारी, पार्लियामेंट है, ठीक है, उसका जो उसका जो हाउस की जो सिटिंग होती है, ठीक है ना, मीटिंग होती है, उसको समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रोरोग कौन करेगा, ये जो टर्म है, इन टर्म को डिटेल से मैं मेरी पार्लियामेंट की वीडियो में आपको मिल जाएगा अभी जब आएगी, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए, ये सब वहां क्लियर किया होगा, अभी इनको ऐसे ही पढ़ लीजिए, जब वो वीडियो आएंगी तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समन कौन करेगा, प्रोरोग कौन करेगा, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट करेगा हाउस को, ठीक। हाउस को डिसॉल्व कौन करेगा, हाउस को डिसॉल्व कौन करेगा, लोकसभा को प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पे करेगा,
क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। प्राइम प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि भाई आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी दो पावर लेजिस्लेटिव की हो गई। तीसरी पावर क्या है? ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जॉइंट सिटिंग का क्या मतलब है। जॉइंट सिटिंग वैसे भी मैं पहले की वीडियो में अपनी बता चुका हूं कि जब किसी लॉ में, चाहे वो फाइनेंस बिल हो और चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ हो, तो उसमें जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउस के बीच में, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, इनके बीच में जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तब वो ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू उस डिसएग्रीमेंट को दूर किया जाता है लॉ में। लेकिन हाँ, वो ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होती है। ठीक है, वहां सेपरेटली दोनों द्वारा पास होना चाहिए। तो ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाएगा? यही बुलाएंगे, समन करेंगे। और वो प्रिसाइड किसके थ्रू होगा? स्पीकर के थ्रू होगा, लोकसभा के। तो एक पॉइंट यहाँ आपको एक्स्ट्रा ही मिल गया स्पीकर के बारे में। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपके कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? भाई अगर ये हाउस को समन कर रहा है, बुला रहा है, उसको खत्म कर रहा है, प्रोरोग कर रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है, उसकी ज्वाइंट सिटिंग बुला रहा है, तो वो हाउस को एड्रेस भी करेगा, मतलब हाउस में अपनी स्पीच भी देगा। और ये स्पीच 2 बार दी जाती है। ठीक है ना। एक तो हर साल होती है, कब? बजट से पहले। बजट से पहले ईच फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच हाउस। ठीक, द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच जनरल इलेक्शन। मान लीजिए जैसे अभी 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जैसे ही हाउस की मीटिंग हुई होगी नए हाउस की, उस समय पहला जो एड्रेस होगा वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, तो जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है, उसका एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। नंबर 1, इस समय करेंगे। दूसरा, प्रेसिडेंट कब करेंगे? दूसरा सेशन कब करेंगे एड्रेस? दूसरा करेंगे एवरी ईच ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। जो फाइनेंशियल ईयर ईच ईयर का होता है, जब बजट अनाउंस किया जाता है, तो बजट लाने के बाद पहले ही पहला जो एड्रेस होता है वो प्रेसिडेंट करेंगे। इस याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या है? अपॉइंट करते हैं किसको? रोज राज्यसभा और लोकसभा के जो चेयरमैन और स्पीकर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक, लेकिन उस किस केस में करते हैं? थोड़ा सा यहाँ ये केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप है और जनरली लोगों को पता नहीं होता है। वो क्या है? लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को जनरली अपॉइंट ये नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, मेंबर्स जो होते हैं कैन अपॉइंट द एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा प्रिसाइड करने के लिए। ठीक है, एज अ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, या फिर राज्यसभा के राज्यसभा के आपके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर, तो इनको अपॉइंट कर सकता है। ठीक है ना, अपॉइंट कर सकते हैं। किस केस में? जब इनके ऑफिस खाली हो, या ना चेयरमैन ना हो, डिप्टी स्पीकर ना हो और डिप्टी चेयरमैन ना हो। अगर ये नहीं है और चेयरमैन भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, कोई नहीं है दोनों हाउसेस में, ठीक है, जो उनको लीड करते हैं, तो भाई किसी ना किसी मेंबर को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो डिसाइड कर सके मीटिंग को, तभी तो मीटिंग चलेगी। तो इस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है ना, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? जैसे मैंने बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा था ना, इलेक्टोरल कॉलेज में ये लिखा है ना, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा नॉट एलिजिबल। तो ये जो मेंबर नॉमिनेटेड होते भी है ना, वो प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। 12 राज्यसभा के करेंगे और पहले 2 लोकसभा के करते थे, जो एंग्लो इंडियंस होते थे। लेकिन जो जब मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 114 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो अभी रिसेंटली में आया 2024 में, उसके थ्रू क्या कर दिया? एंग्लो इंडियंस मतलब जो विदेशी होते थे, उनको लोकसभा में जो नॉमिनेट किया जाता था, 2 मेंबर को सॉरी उनको हटा दिया गया। अब वो मेंबर नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे, वो पोस्ट हटा दी गई है, याद रखिएगा। तो 12 अब केवल राज्यसभा की नॉमिनेट करेंगे। कहाँ कहाँ से करेंगे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, इनसे करेंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और ये सब लोग इसमें राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं इस समय। जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर थे और भी बहुत से हैं। जब उनको देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, जो इन्फोसिस की जो फाउंडर है, उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति,
तो वो इस समय है, तो वो इसी में ही है, सोशल सर्विस से ही है वो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। बाकी डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन, जो मेंबर जो एमपीज होते हैं उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है किस बेसिस पे, किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो आपके वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, रोपा एक्ट। जो रोपा एक्ट होता है, जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो आपको इस डिटेल बताऊंगा। तो रोपा एक्ट के थ्रू जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट के थ्रू जो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं उसके अंदर, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता है, उनको उनके डिसीजन को कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन को, ठीक है ना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन किसके कंसल्टेशन से करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन से करता है। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है जो हमारा नेक्स्ट पावर उनकी है, वो क्या है, प्राय ये सारी हम उनकी पावर पढ़ रहे हैं, ये सारी उनकी पावर हैं। कौन कौन सी, भाई हाउस को समन करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएंगे, अपॉइंट करेंगे लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर को, चेयरमैन को, इन सबको, मेंबर को नॉमिनेट भी करेंगे। ये सारे पार्ट ही में तो आ रहे हैं ना, ये जो लेजिस्लेटिव पार्ट है उनमें ये सारी इनकी पार्टिसिपेशन है ना, इसीलिए लेजिस्लेटिव पावर इनकी बताई जा रही है पहली। अब दूसरी, इनको कई तरह के बिल इनके पास ही आता है। आपको पता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया है तो वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर एसेंट नहीं देंगे अपनी, ठीक है ना। तो इनकी एसेंट देते हैं, वो चीज तो अभी हम एसेंट वाले में पढ़ेंगे, ठीक। एक चीज हो गई। दूसरा, एसेंट से पहले जिस चीज की जरूरत होती है, ऐसे कई सारे बिल होते हैं जिसमें क्या जरूरत होती है, प्रायर रिकमेंडेशन या फिर परमिशन नीडेड होती है, किसकी, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने की बिल में किसकी, प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी होती है। मतलब कुछ तरह के बिल हैं जिनको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब हम उस बिल को पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है वो कौन कौन से बिल हैं, क्योंकि वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिनको प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसमें, पार्लियामेंट में। तो वो कौन से लोग हैं, कौन कौन से बिल हैं, बिल जो एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है ना, विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो बिल जो पैसा निकाल रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, समझिए हमारा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, जहां से जैसे हमारे घर का अकाउंट होता है ना, जिसमें से पैसा सारा हम निकाल निकाल के देते हैं, तिजोरी में पैसा होता है, वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी इंडिया का फंड है, इसमें से पैसा निकाल के हर एक खर्च में दिया जाता है। जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब अगेन इसको डिटेल से बताएंगे क्या है ये क्या नहीं है, ठीक। तो इसी फंड से जो पैसा निकलेगा तो वो प्रेसिडेंट के, जो बिल निकालेगा, जो बिल इसका पैसा निकालने के लिए होगा, वो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन से ही हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा, ठीक। नंबर एक। दूसरा बिल कौन सा, जो भी बिल स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर रहा है, स्टेट के नाम को चेंज कर रहा है, नया स्टेट बना रहा है, क्रिएट कर रहा है नया स्टेट, ये बिल भी पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इन बिल में भी, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। पहला क्या है, कौन कौन से बिल चाहिए, पहला बिल है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने वाला, दूसरा बिल कौन सा, बाउंड्री नेम चेंज करने वाला, दूसरा, तीसरा मनी बिल, ठीक है, मनी बिल भी। तो ये वन लाइनर पूछ सकते हैं कि कौन कौन से बिल प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, तो याद रखिएगा ये चीज, इसे जरूरी है, ठीक है ना। नंबर वन। अब हम आएंगे कुछ जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, वहां पे जो कुछ बिल होते हैं, वो बिल को जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लेता है, ठीक है ना। ये देखिए, स्टेट बिल इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फेडरल ट्रेड, मतलब कुछ स्टेट की बिल, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल ने क्या किया, कह दिया कि यहां से जो असम से सामान आ रहा है उस पे उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए बॉर्डर पे, ठीक। तो ऐसा कोई बिल आ रहा है, क्योंकि असम, जो वेस्ट बंगाल ये काम करेगा असम के ट्रेडर्स के लिए, बॉर्डर एरिया पे उनके ट्रेड्स पे, उनके ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स जो है स्टेट और विथ इन स्टेट में जो काम करेगा, तो वेस्ट बंगाल ऐसा कर कोई बिल के थ्रू करेगा, कोई बिल के थ्रू पड़ेगा पार्लियामेंट, अपने स्टेट लेजिस्लेटर में बिल लेकर आएगा और उसी बिल के थ्रू ये काम करेगा। तो ये जो बिल लाएगा ना, ये बिल भी पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंड परमिशन चाहिए, तो गवर्नर इसे क्या करेगा, इसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए, उसकी कंसल्टेशन के लिए उसको क्या कर लेगा, भेज देगा, उसको पहले रख लेगा, उस पर असेंट नहीं देगा, क्योंकि हर बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, जैसे यहाँ सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के असेंट चाहिए तब वो एक्ट बनेगा, वैसे गवर्नर का वहां चाहिए तब वो एक्ट बनेगा, ठीक है। तो
ये चीज दिया गया है। तीसरा पॉइंट यही जो बिल वाला आया है कि जब बिल, वही जो बात मैंने आपको बताई उसी का देखिए एलोबरेटली नीचे दिया गया है कि अगर बिल पास कर दिया जा रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू तो वो रिजर्व कर लेगा गवर्नर, जो मैंने आपकी बात बताई है अभी। किस लिए? कंसाइडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट कंसाइडरेशन मैंने बताया। प्रेसिडेंट के पास दो बातें हैं, या तो वो उसको असेंट दे दे, कह दे कि भाई ठीक है ये जो चेंजेस कर रहे हैं आप वेल एंड गुड है, या तो वो विथहोल्ड कर लेगा। विथहोल्ड इन सेंस मतलब वो विथहोल्ड मतलब कि परमिशन नहीं देगा, उसको हमेशा के लिए रोक लेगा। ठीक ठीक है। और ये जो विथहोल्ड है, असेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, ये जनरली हमें वीटो के रूप में जानते हैं हम। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं वीटो पावर। ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, ये वीटो क्या है, ये न्यूज ये पेपर में आते हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ में आपको 3 पेजेस में पूरा प्रेसिडेंट मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि वीटो है तो डायरेक्ट गवर्नर अब विथहोल्ड कर सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को कि रिटर्न कर दे बिल को। ठीक है ना। फॉर कंसाइडरेशन से स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, जो ये लूप होल है, ट्रैप है, वो ट्रैप याद रखिएगा। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट। इस सेंटर के केसेस में यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि अगर ये जो रिकंसाइडरेशन है, मतलब ये जो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने गवर्नर से ये कह दिया, इस पॉइंट में तो यही कहना है थर्ड पॉइंट में कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर से कह दिया है कि आपने जो बिल हमें हमारे लिए रिजर्व करके रखा था कंसाइडरेशन के लिए, अब उसे रिकंसाइडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर से भेज दो। तो गवर्नर भाई साहब भेज देंगे वापस। ठीक। रिकंसाइडरेशन जब लेजिस्लेचर यही लेजिस्लेचर अगर रिकंसिडरेशन बिल को वापस गवर्नर के पास भेजता है, गवर्नर उसी बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेजता है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बाउंड नहीं है, ऑब्लिगेटरी प्रेसिडेंट के लिए नहीं है कि वो उस बिल को एसेंट दे ही दे। ठीक है ना। नॉट हिम फॉर इस कंसिडरेशन, वो उसके ऊपर है, देता नहीं। लेकिन अगर यही बिल अगर पार्लियामेंट ने किया होता, क्योंकि इनके पास भी जो प्रेसिडेंट हैं, ये प्रेसिडेंट यही बिल अगर इनके पास दोबारा आता पार्लियामेंट की तरफ से, यही बिल पार्लियामेंट अगर पास करती है ऐसे ही कोई बिल, और प्रेसिडेंट के पास हम अगेन फिर 3 ही रास्ते थे। पार्लियामेंट के बिल पे भी प्रेसिडेंट के पास दोस्तों 3 ही रास्ते हैं। जैसे स्टेट के बिल के पास होने पे 3 रास्ते हैं, वैसे पार्लियामेंट के बिल पे भी 3 ही रास्ते हैं। वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है कि वो बिल को असेंट दे दे, मतलब वो बिल को असेंट दे दे। ठीक है ना। पहला रास्ता क्या है कि बिल को असेंट दे दे, मतलब असेंट दे दे। दूसरा, या तो उसको विथहोल्ड कर ले या तो गवर्नर को डायरेक्ट कर दे। तो यहाँ स्टेट का बिल था, इसीलिए वो गवर्नर को डायरेक्ट कर देता है कि भाई उसे आप रिकंसाइडरेशन कर दीजिए, क्योंकि इस बिल को रिकंसाइडरेशन के लिए जो प्रेसिडेंट के रिकंसिडर के रखा जाता है वो गवर्नर रखता है। ठीक, इसीलिए गवर्नर को वापस बोल देते हैं कि आप इनको वापस भेज दीजिए रिकंसाइडरेशन के लिए, दोबारा इस पे विचार करें। लेकिन जब ये सेंटर का बिल होगा, मतलब पार्लियामेंट पार करेगी, तब तो ये रिकंसाइडरेशन के लिए खुद ही रखेंगे ना, खुद ही रिकंसाइडरेशन के लिए वापस भेज देंगे। तो जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिल को जब वो रिकंसाइडरेशन के लिए वापस भेजेगा और पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा भेजेगी, रिकंसाइडरेशन बिल को अगेन भेज देगी, इस केसेस पे जो प्रेसिडेंट होगा उसे असेंट देनी पड़ेगी, इस केस में देनी पड़ेगी। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की जब वो रिकंसाइडरेशन बिल को वापस भेजेगा पार्लियामेंट, सॉरी प्रेसिडेंट वापस भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, तो वहां वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। देखिए, नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट रिकंसाइडरेशन बिल को। ठीक है ना। तो ये देखिएगा कि पार्लियामेंट के केस में तो वो रिकंसाइडरेशन बिल, जो रिकंसाइडरेशन है वो अगर रिकंसिडरेशन बिल वापस आ गया, रिकंसिडर करके पार्लियामेंट वापस भेज दिया, तब तो उसे कंसेंट देनी ही पड़ेगी। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अगर रिकंसिडरेशन बिल वापस आ भी गया, दोबारा आया प्रेसिडेंट के पास, तो वो बाउंड नहीं है कि वो असेंट दे ही दे। आशा करता हूं ये कॉम्प्लेक्स चीज समझ में आ गई है आपको। ठीक है ना। कैन प्रोमोलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस, जाहिर सी बात है। मान लीजिए हाउस जो है सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोनों में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, तो उस केस में मान लीजिए एक समस्या खड़ी हो गई और हमें एक लॉ की जरूरत है, तो क्या करेगा जो प्रेसिडेंट होगा वो प्रोमोलगेट क्या कर देगा, वो ऑर्डिनेंस बना देगा। जब वो ऑर्डिनेंस ले आएगा तो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस लेके आएगा और ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या होगा, लॉ बन जाएगा। लेकिन ये ऑर्डिनेंस अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट से विद इन 6 वीक। और वो 6 वीक क्या है, वो 6 वीक जब हाउस दोबारा मिल रहा है। मान लीजिए लॉ हमने ऑर्डिनेंस अभी पास किया और 10 दिन बाद हाउस मिल रहा है, तो हाउस जब 10 दिन बाद मिलेगा, उस दिन से जोड़ करके उसके जब तक वो सेशन में रह रहा है और रीअसेंबल कर रहा है, तब तक 6 वीक में इसे दोबारा हाउस में
पास हो जाना चाहिए इस लॉ को। अगर नहीं पास होगा ये ऑर्डिनेंस तो वो हट जाएगा, मतलब उस ऑर्डिनेंस को फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा 6 वीक बाद। तो याद रखिएगा। दूसरा, अगला पॉइंट क्या है इनका, अगला पॉइंट ये है कि जो रिपोर्ट्स होंगी ये सारी हम लेजिस्लेटिव ही देख रहे हैं, और लेजिस्लेटिव पावर उनकी बहुत बड़ी है एग्जीक्यूटिव से ज्यादा, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ये पॉइंट को जो ये आधे पेज में जो कवर हुआ है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, एक एक चीजें, एक एक जो पॉइंट ये पावर में है, एक एक पॉइंट समझ लीजिए सोना है, आपको रखना है वापस। अगर प्रेसिडेंट का कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, उनकी पावर के भी यहीं से आएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बाकी ये जो कैग की रिपोर्ट होती है, यूपीएससी की रिपोर्ट होती है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है, इनको पार्लियामेंट में कौन रखता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ही रखता है। ठीक, दूसरा, बाकी क्या है, ही मे मेक द रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। जब मैंने आपको शेड्यूल 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल बताया था, यूटीज बताया था, तो मैंने बताया था कि उनमें जो यूटीज होती हैं और 6th शेड्यूल के एरिया होते हैं उनमें गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो सेम यूटीज के जो नगर हवेली दादरा है, इनके पीस और प्रोग्रेस के लिए किसके पास पावर होती है, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। वैसे तो जो यहाँ इन एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डायरेक्टली इनके अंडर में ही होता है, और लॉ भी वो इन्हीं के अंडर में ही बनाते हैं। वो चीज तो सही है, लेकिन ये डायरेक्टली खुद भी चाहें तो वहां की पीस और प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है ना। अब इनकी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर भी वही है, मैंने आपको बताया कि मनी बिल जो होगा वो पहले इनकी परमिशन के थ्रू ही होगा, पहले परमिशन लेगा, तो वही चीज लेगा गया है कि ही कॉज टू लेट द, ये सॉरी ये वाला है, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तब तक कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट क्या है मैं आपको पार्लियामेंट वाले में बताऊंगा, इस वीडियो में बताना संभव थोड़ी नहीं है, तब रखिएगा। तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो पूरी नहीं होगी, मन नहीं जाएगी, जब तक प्रेसिडेंट उस पर क्या नहीं करेगा, रिकमेंडेशन नहीं देगा, प्रेसिडेंट नहीं करेगा तब तक डिमांड फॉर ग्रांट नहीं होगी। उसके साथ क्या है, उसके साथ पहला पॉइंट जो है वो यही है कि जो पार्लियामेंट होगी उसमें जो बजट आएगा, हर साल बजट देखते हैं ना, तो बजट जो ले डाउन किया जाएगा, बजट जो रखेंगी फाइनेंस मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही रखेंगी, प्रेसिडेंट के नाम पे ही रखेंगी। तो प्रेसिडेंट के नाम पे बजट होता है, ये पावर है, इनके पास फाइनेंशियल पावर है। दूसरी पावर है कि मनी पैसा वापस नहीं निकलेगा, फंड से भी वापस नहीं निकलेगा जब तक इनकी परमिशन नहीं होगी। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे फाइनेंस कमीशन, मैंने अभी बताया आपको एवरी 5 ईयर में, अभी 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो इंपॉर्टेंट है, उसका मेंबर का इंपॉर्टेंट है, तो ये इनकी फाइनेंशियल पावर है। बाकी मेक द एडवांसेस आउट, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे बाहर निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए इनकी परमिशन जरूरी होती है, ये करते हैं। वैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अभी इसको भी मैं पार्लियामेंट जब करूंगा तो बताऊंगा, तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो देखिएगा जरूर अगर आप डीप और इसको एक अच्छे से करना चाहते हैं। ठीक है, तो अनफोर्सिन कंडीशन में जुडिशियल पावर इनकी जो है वो भी देख लीजिए एक बार कि जुडिशियल पावर इनकी क्या है। जुडिशियल पावर क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे, ये जब हमने जजेस का बताया था, मैंने बताया था कि अपॉइंट यही करते हैं, चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को। और मैंने ये भी बताया था जब आर्टिकल 142 में क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से प्रेसिडेंट एडवाइस ले लेते हैं, दो केसेस में लेते हैं, एक लॉ ऑफ द एक्ट पे लेते हैं, लॉ ऑफ द एक्ट पे लेंगे, किस पे लेंगे, लॉ ऑफ द एक्ट पे लेंगे, ये देखिए लॉ और फैक्ट पे लेंगे, या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिटी है और एग्रीमेंट है, कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में था, उस पे ले लेंगे। ठीक है, उस पर कोई एडवाइस लेंगे। तो पहले वाले में तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है सजेशन देने के लिए, लेकिन दूसरे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन पे एग्रीमेंट और इन पे है तो इस पे बाउंड है, इस पे एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो याद रखिएगा किस आर्टिकल के थ्रू होता है और कौन कहाँ बाइंडिंग है, दो तरह के एडवाइजर ले सकते हैं सुप्रीम प्रेसिडेंट, और वो एडवाइजर में कौन बाइंडिंग कौन नहीं बाइंडिंग, ये सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, मेरी कल की वीडियो में, तो देखिए उसको जरूर, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिप्लोमेटिक पावर, बिल्कुल भाई, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रीटीज होती है, हमारे यूएसए के साथ जो ट्रीटीज हुई हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, और किसी गवर्नमेंट के साथ किसी अदर कंट्रीज का जो एग्रीमेंट होते हैं, कोई भी एग्रीमेंट कंक्लूज होता है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। लेकिन होता क्या है, प्रेसिडेंट के नाम पे तो होता है, लेकिन अप्रूवल पार्लियामेंट का उस पर जरूर होता है। ठीक, पार्लियामेंट का तो अप्रूवल लगता है और नाम किसके होता है, प्रेसिडेंट के। तो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा, नाम पे किसके, प्रेसिडेंट के, और अप्रूवल किसके, पार्लियामेंट के। ठीक,
ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जाते हैं इंटरनेशनल फोरम बोलते हैं तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को आप? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं भाई, इसे याद रखिएगा। और अम्बेसडर जो हैं वो भी उन्हीं इन्हीं के बिहाफ में ही चीजें कर रही हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए इनके पास ये पावर है। अब देखिए मिलिट्री का भी यही है, सुप्रीम कमांडर होते हैं, वही सीधे साथ खेल देगा, आपको सीरियस लिख देगा और आप मान जाओगे। ऑल डिफेंस ऑफ द फोर्सेस अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी और नेवी इन सबके। इवन जो सीडीएस वाले जो ये सीडीएस एग्जाम से जो निकलते हैं उनके जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है, प्रेसिडेंट के ही साइन होंगे आपकी ज्वाइनिंग लेटर पे, है ना? प्रेसिडेंट ही आपको अपॉइंट करेगा। और चीफ जो ये नेवी उनको होते हैं इनको तो अपॉइंट करेगा करेगा, सॉरी, इनको तो अपॉइंट करेगा करेगा, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। हाँ आ गया, तो इनको करेगा, ठीक। फिर हम इनकी पढ़ेंगे कौन सी पावर, मिलिट्री पावर देख लिया हमने, ठीक है। कोई वॉर होगी, जैसे ये वॉर हो रही है, ये वॉर हो रही है, तो ये वॉर कैसे, ये वॉर जो हो रही है तो ये वॉर डिक्लेयर अगर वॉर करनी है या वॉर कंप्लीट करनी है, मतलब वॉर को कंक्लूड करना है, पीस करनी है, तो ये सारी कौन करेगा, ये सारी कौन करेंगे, ये सारी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही होगा। और अप्रूवल किसका लगेगा, पार्लियामेंट का लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनकी इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर में क्या होता है, प्रेसिडेंट इंपावर होता है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी लाने के लिए, ठीक। वो कौन कौन सी इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक। ये जब इमरजेंसी हम पढ़ाएंगे तब आपको ये डिटेल में कवर करेंगे, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और ये सारी इमरजेंसी यही लगाते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब वीटो पावर जैसे मैंने आपको बताया था इनके पास वीटो पावर होती है। और वीटो पावर किस आर्टिकल में है, 111 एंड 201। ये 201 इनको स्टेट लेजिस्लेचर के केसेस पे होती है और ये इनको होती है पार्लियामेंट के केसेस पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेट कवर कर लेते हैं। ये चीजें आई, 2 मिनट। कनेक्ट, कनेक्ट हो गया, डन। चलिए चलते हैं, चले, डन। तो ये क्या है, तो इनको ये आर्टिकल वीटो पावर देते हैं और ये 201 वीटो पावर देते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ वीटो होती है। तो एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, इनके पास एक एब्सोल्यूट वीटो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये चाहें तो विथहोल्ड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना कि ये विथहोल्ड कर सकते हैं बिल को, ठीक। तो ये एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है, जिसमें ये कोई इनके पास बिल आया तो उसको इन्होंने विथहोल्ड कर लिया, दिया ही नहीं, एसेंट दिया ही नहीं, उसको रोक लिया, ठीक। दूसरा सस्पेंसिव वीटो होता है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, ये बिल को रिटर्न कर देंगे, जैसे मैंने बताया ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो ये उनका क्या होगा, सस्पेंसिव वीटो हो जाएगा, ठीक। ये कौन सा, सस्पेंसिव, मतलब ये रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, असेंट ना दें तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, तो वो सस्पेंसिव हो जाएगा। एब्सोल्यूट वीटो कब होगा, जब ये विथहोल्ड ही कर लें, असेंट दें ही ना। पॉकेट वीटो क्या होगा, भाई ना ये विथहोल्ड करें, ना असेंट दें और ना ही रिटर्न करें, उसको पूरी तरीके से पॉकेट में रख लें और कभी कुछ करें ही ना, और ना ही रिजेक्ट करें, कुछ भी ना करें और ना ही रिटर्न करें, तो वो पॉकेट वीटो कहलाएगा। तो याद रखिएगा। बाकी मैंने बताया ना 123 किसके ऑर्डिनेंसेस में ये चीजें आएंगी, ठीक है ना। बाकी पार्टनिंग पार्डनिंग पावर मतलब कि जैसे सुनना होगा आपने, किसी ने कोई क्राइम किया है, वो जेल में है, तो उसको पार्डन कर सकते हैं, मतलब कि उसको जो प्रेसिडेंट है वो सजा उसकी कम कर सकते हैं। किसी को उम्र कैद हुई तो उसकी सजा कम कर सकते हैं, किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसकी मृत्यु दंड को हटा सकते हैं। तो ये सब पावर पार्डनिंग पावर कहलाती है। और ये किस आर्टिकल में होती है, 72 में होती है, ठीक है ना। और ये प्रेसिडेंट को ही एम्पावर किया गया है और गवर्नर को किया गया है। गवर्नर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में कर सकता है, वहां के पर्टिकुलर लॉ पे कर सकता है, प्रेसिडेंट इंटायर इंडिया में कर सकता है, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। पार्डन, कंप्यूटेशन और रिमिशन और ये चीजें होती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इन लॉ के थ्रू करेगा, इन चीज को याद रखिएगा। चलिए फिर इतनी थी हमारी आज की। जय हिंद। जैसे भी वीडियो रही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।